बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एम्फीबियंस वाला चैप्टर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर इसका सर्वे हमने पढ़ लिया था और इसके ऑर्डर्स डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है ये एवोल्यूशनरी प्रेशर इन एम्फीबियंस, यानी कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान एम्फीबियंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए और इनमें कौन कौन से ऐसे करैक्टर्स ऐड हुए जो इनसे प्रीवियस ग्रुप्स यानी कि फ़िशेस वगैरह के अंदर नहीं थे। तो आज हम इसके फ़र्स्ट टू पार्ट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें इसके एक्सटर्नल फीचर, स्पोर्ट मूवमेंट, लोकोमोशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो चूँकि एम्फीबियंस अपनी जो ज़िंदगी है इसका कुछ हिस्सा खुश्की पे गुजारते हैं और कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं। पानी से मीन यहाँ पे फ्रेश वाटर है, इसलिए इनकी लाइफ आधी आधी पानी और खुश्की पे डिवाइडेड होती है। सेम वे इनकी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो भी इसी तरह से मॉडिफाइड होते हैं, जो खुश्की और पानी दोनों इन्वायरमेंट्स के लिए सूटेबल होते हैं। तो पानी के अंदर एम्फीबियंस को सपोर्ट देने के लिए पानी बजाते खुद एक बॉयंट मीडियम है, यानी कि बॉयंसी प्रोवाइड करता है, नीचे से ऊपर को उछाल की फोर्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये पानी के अंदर गैस एक्सचेंज भी कर सकते हैं और गैस एक्सचेंज के लिए जो मेकनिज़म और उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन के लिए मेकनिज़म, वो पानी में रहने वाले एम्फीबियंस का फ्रेश वाटर फिशेस वाला सेम वही है। तो खुश्की के ऊपर एम्फीबियंस अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खुश्की पे हर खाली जगह हवा से फिल्ड होती है और हवा कोई बहुत अच्छा सपोर्टिंग मीडियम नहीं है। तो जिस तरह से पानी ऊपर को उछाल की फ़ोर्स प्रोवाइड करता है, हवा इस तरह की कोई फ़ोर्स प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए पानी वाला मैकेनिज़्म यहाँ पे नहीं चलता। इसके अलावा हवा में से गैस एक्सचेंज करने का मैकेनिज़्म पानी वाले मैकेनिज़्म से डिफरेंट होता है। और खुश्की पे एक बड़ा ख़तरा और होता है, वो होता है डेसिकेशन का। कोई भी जानवर पानी के अंदर रह रहा है उसको कम से कम ये ख़तरा नहीं होता कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाएगा, लेकिन खुश्की पे रहते हुए ये प्रॉब्लम भी ऐड हो जाता है कि यहाँ पे अगर डिहाइड्रेशन हो गई तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वो एनिमल की डेथ हो जाएगी। अब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लोकोमोशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे इसकी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग से, जो कि इसकी स्किन होती है। तो वर्टिब्रेट्स की जो स्किन होती है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह से काम करती है। इसके अंदर से गुज़र के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म बॉडी के अंदर या बॉडी के अंदर अगर मौजूद है तो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते, यानी कि ये एक बैरियर का काम करती है। स्किन के थ्रू कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया, वायरस बॉडी में सिर्फ तभी एंटर हो सकता है जब स्किन के ऊपर कोई ज़ख़म या कोई कट वगैरह लगा हुआ है, अदरवाइज़ नहीं। सेकेंड, अल्ट्रावायलेट लाइट की जो हार्मफुल रेडिएशन है ये उसको अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देती, डेसिकेशन से, खुश्क होकर मरने से बचाती है, और मैकेनिकल इंजरी यानी कि रगड़ वगैरह लगने से। तो इस चैप्टर में हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि एम्फीबियंस की स्किन का एक एडिशनल फंक्शन है कि ये गैस एक्सचेंज के लिए, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, इवन वाटर को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होती है। ये वो फीचर्स हैं जो हमारे अंदर भी नहीं है, यानी कि हम अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर नहीं कर सकते। तो एम्फीबियंस की स्किन कंपैरेटिवली पतली होती है, सॉफ्ट होती है और इसके ऊपर सख्त किस्म के स्केल्स, फीदर या हेयर नहीं होते। तो इसकी स्किन के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उनसे डिफरेंट किस्म के केमिकल सेक्रीट होते हैं, जिसमें से मेन केमिकल को म्यूकस कहते हैं। उससे इसकी स्किन के ऊपर एक स्लिपरी कवरिंग बन जाती है, जेल लाइक होता है थोड़ा, इस वजह से जल्दी सूखता नहीं है। तो एक तो इनको
सूखने से यानी कि डेसिकेशन से बचा के रखती है और पानी के अंदर इसकी बॉडी के ऊपर वाटर की फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। इसके अलावा ये जो स्टिकी सेक्रीशंस हैं इनके रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर हेल्पफुल होती हैं। और कुछ एम्फीबियंस के अंदर जिसमें मेनली फ्रॉग्स आते हैं उनके अंदर उनकी स्किन इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स पैदा करती है जो इंतहाई जहरीले होते हैं और अगर उनको खा लिया जाए तो कोई भी जानवर उससे मर जाता है, इवन कि इंसान भी मर जाता है। इस वजह से उन एम्फीबियंस को कोई भी दूसरा जानवर जो बड़ा प्रेडेटर है, कोई भी बर्ड है या स्नेक वगैरह, वो उनको नहीं खाता। अच्छा, तो एम्फीबियंस की स्किन मोस्टली ऊपर से स्मूथ होती है। बाज़ औक़ात इसके अंदर एपिडर्मिस में फ़र्दर थिकनिंग्स पाई जाती हैं जो वाट्स या क्लॉज या फिर सैंड पेपर यानी कि रेगमार की तरह से थोड़ी सी रफ अपीयरेंस देती है। तो ये इस वजह से होता है कि अपनी स्किन में कुछ जगहों पे केराटिन जमा कर लेते हैं। केराटिन एक प्रोटीन होता है जो हेयर और हूव्स, नेल्स वगैरह के अंदर पाया जाता है और या जिसकी वजह से वो जो एरिया है सख्त बोन लाइक हो जाता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फीचर इनकी स्किन का, इनकी स्किन में एक स्पेसिफ़िक तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। इसका नाम आपने याद रखना है क्योंकि ये आपका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्रोमा का मीन लाइट से, कलर से, तो क्रोमेटोफोर की वजह से ही इनकी स्किन के अंदर कलर आता है और जो स्किन का अक्सर कलर चेंज होता नज़र आता है वो भी इन्हीं की वजह से ही होता है। इसके अलावा 3 प्रोसेसेस, नंबर 1 क्रिप्टिक कलरेशन, नंबर 2 एपोस्मेटिक कलरेशन और नंबर 3 मिमिक्री, ये तीनों एम्फीबियंस के अंदर कॉमनली पाए जाते हैं। इनके बारे में आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर मेनली जो आपका ज़ूलॉजी पेपर ए है जिसको आपने अपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर आपने ये टर्म्स भी पढ़े थे। पूरी उम्मीद है कि आप लोग अब इसको भूल गए होंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इनको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले होता है क्रिप्टिक कलरेशन। क्रिप्टिक कलरेशन का आसान लफ्ज़ों में मतलब ये है कि एक जानवर की स्किन के ऊपर इस तरह की मार्किंग, लाइंस या इस तरह के पैटर्न बने होना जिससे वो अपने बैकग्राउंड इन्वायरमेंट के अंदर इस तरह से छुप जाए कि उसको आसानी से देखा ना जा सके। यानी कि अब इसको दूसरे लफ्ज़ों में कैमोफ्लाज कह सकते हैं। यानी कि अगर ग्रीन कलर के पत्ते हैं तो मेंढक का कलर भी ग्रीन है, वो पत्तों के अंदर छुप के बैठ जाएगा। या जो कीचड़ के अंदर मेंढक पाए जाते हैं उनका अपना कलर भी कीचड़ की तरह का होता है, उसमें कैमोफ्लाज हो जाते हैं। सेकंड होता है एपोस्मेटिक कलरेशन। ये मेनली उन फ्रॉग्स या उन एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है जिनका टेस्ट इंतहाई बुरा होता है या फिर वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। जब आपने एम्फीबियंस की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें आपने कुछ फ्रॉग्स पढ़े थे, मैं आपको पिक्चर्स ऐड की थी, उसमें वो बड़े रंग बिरंगे किस्म के थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू कलर के, ऑरेंज कलर के, उनके ऊपर वेव्स, पैटर्न्स बने हुए थे। अब उनके ये ब्राइट जो कलर्स थे ये वार्निंग के लिए होते हैं, यानी कि उनकी स्किन के ऊपर पैदा होने वाली सेक्रीशंस जहरीली होती हैं और अगर कोई जानवर उनको खा ले तो वो फ़ौरन उससे मर जाता है। तो ये ब्राइट और चमकीले कलर्स इनकी वार्निंग का काम करते हैं और ये सारे एनिमल किंगडम के अंदर रूल सेम है। कोई भी जानवर जो मेनली ज़्यादा चमकदार या ज़्यादा रंग बिरंगा होता है वो ख़तरनाक भी होता है। इसी तरह से इससे अगला ग्रुप है जो रेप्टाइल्स हैं। इसके अंदर से जो स्नेक्स ज़्यादा चमकदार और उनके ऊपर ज़्यादा डब्बियाँ, डायमंड लाइक पैटर्न बने होते हैं, वो अच्छे खासे ख़तरनाक होते हैं और बहुत जहरीले होते हैं। इसके बरक्स जो डल कलर्ड स्नेक्स होते हैं वो इतने जहरीले नहीं होते। तो एपोस्मेटिक कलरेशन वार्निंग के लिए होती है, यानी कि स्किन के ऊपर इस तरह के ब्राइट स्ट्राइकिंग पैटर्न्स बने होना
जिससे कोई दूसरा जानवर डिस्करेज हो जाए और इनको देख के ही परे भाग जाए। तीसरी चीज़ होती है मिमिक्री। मिमिक्री का लफ्ज़ी मानी है नकल करना। नकल अब इस चीज़ की जाती है कि इस प्रोसेस के अंदर दो एनिमल्स होते हैं। एक एनिमल होता है जो इंतहाई ख़तरनाक होता है, या तो जहरीला होता है या फिर वो बड़ा ज़ालिम किस्म का प्रेडेटर होता है, उसको मॉडल कहा जाता है। एक दूसरा एनिमल होता है जिसका सिर्फ रंग और शक्ल व सूरत वो ख़तरनाक जैसी होती है, लेकिन बज़ाते ख़ुद ना तो वो ख़तरनाक होता है, ना टॉक्सिक है, ना पॉइजनस है। सिर्फ इन दोनों का कलर सेम होता है। तो जो एक्चुअल ओरिजिनल एनिमल है उसको मॉडल कहा जाता है, और जो उसकी कॉपी है सिर्फ देखने में बज़ाहिर उस जैसा है उसको मिमिक कहा जाता है। अब होता इसमें यह है कि कुछ फ्रॉग्स होते हैं जो इंतहाई जहरीले होते हैं और उसकी वजह से उसकी स्किन भी वैसी ही रंग बिरंगी सी होती है। अब कुछ ऐसे फ्रॉग्स होते हैं जो जहरीले तो नहीं होते, लेकिन उनकी स्किन जहरीले फ्रॉग जैसी कलर्ड होती है। इसलिए अब कोई ऐसा जानवर जिसका एक दफ़ा जहरीले फ्रॉग से वास्ता पड़ गया, वो सारी ज़िंदगी के लिए तौबा करता है और उसकी शक्ल सूरत याद कर लेता है। तो आइंदा से कोई भी फ्रॉग जिसका कलर वो ख़तरनाक वाले फ्रॉग जैसा था, वो उसको देख के परे भाग जाता है। तो इससे वो एनिमल जो नॉन टॉक्सिक नॉन लीथल हैं उनकी भी बचत हो जाती है, क्योंकि वो ख़तरनाक से मिलते जुलते हैं, इसलिए वो उनके जो प्रेडेटर हैं उनको देख के भाग जाते हैं। तो ये तीन प्रोसेस हैं, क्रिप्टिक कलरेशन, एपोज़मेटिक कलरेशन और मिमिक्री। काइंडली ये पेपर की बुक या नोट्स खोल के उनकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस हैं। अच्छा बेटा, अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस की स्कल, यानी कि इनकी खोपड़ी। तो फ़िश का जो स्केल्टन है उसका काम मेनली इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है, बॉडी को सपोर्ट देना नहीं है, क्योंकि फ़िश को जो पानी है उसके इर्द गिर्द का वही सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका जो स्केल्टन इसके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और इसके मसल्स को अटैचमेंट के लिए इस तरह के पॉइंट, इस तरह की जगह प्रोवाइड करता है, और मूवमेंट के दौरान, पानी में तैरने के दौरान या शिकार करने के दौरान बॉडी को कोलैप्स नहीं होने देता, पिचकने नहीं देता। खुश्की पे पानी की सपोर्ट नहीं होती, इस वजह से जो खुश्की पे रहने वाले जानवरों के स्केल्टन्स होते हैं ये उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी नीचे को एक्ट करती है, और किसी जानवर ने अगर चलना फिरना है, उड़ना है या छलांगें लगानी है तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ती है। और ये फोर्स और इनका स्केल्टन इतना ताकतवर होना चाहिए कि इनको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग किस्म के स्केलेटन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग किस्म के मसल्स भी होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें मिल के काम करते हैं। तो एम्फीबियंस की जो स्कल होती है ये कंपैरेटिवली चिपटी होती है, और फ़िश की स्कल से इसका सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि फ़िश की स्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कार्टिलेज का बना होता है। इसके बरक्स एम्फीबियंस की स्कल का ज़्यादातर हिस्सा कार्टिलेज की बजाय सख्त वाली बोन का बना होता है। तो वैसे ओवरऑल इनकी स्कल का साइज़ छोटा होता है, ताकि ये इसको पानी से बाहर खुश्की पे अपने साथ लेके मूव कर सकें। अगर टोटली डेंस बोन्स की बन जाएगी, इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये इजीली मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो खुश्की के जितने भी एम्फीबियंस हैं, इन सब के जो जबड़े होते हैं, इनकी शेप और इनके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं, इनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज्ड होती है। इस वजह से ये अपने शिकार को अपने मुंह में पकड़ के भी रख सकते हैं, और उसको मुंह में दबा के क्रश भी कर सकते हैं, यानी कि उसको बड़े पीस से छोटे पीस में तोड़ सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि एम्फीबियंस के अंदर, मोस्टली एम्फीबियंस में टीथ यानी कि दांत पाए जाते हैं,
लेकिन इनके दांत कोनिकल शेप के होते हैं। जिस तरह कौन मेहंदी होती है, खाने वाली कौन उल्टी करके रखी हुई है, इस शेप के। अब ये जो कोनिकल शेप के दांत होते हैं, ये किसी चीज़ को काट नहीं सकते, यानी कि किसी चीज़ का पीस काट के लैदा नहीं कर सकते। ये सिर्फ उसको इस जानवर के मुंह में रोक के रख सकते हैं, यानी कि अपने शिकार को मुंह में पकड़ के अपना मुंह बंद करते हैं तो उसके जो दांत हैं वो शिकार की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। इस वजह से उसके बच के भागने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये उसको साबुत ही निकलते हैं, ये उसके पीस नहीं कर सकते। अगली चीज़ आती है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो इनकी रीढ़ की हड्डी भी मॉडिफाइड होती है ताकि इनको खुश्की के ऊपर सपोर्ट भी कर सके और फ्लेक्सिबल हो, ताकि ये इजीली मूव भी कर सकें। तो ये थोड़ी सी आर्च्ड होती है, यानी कि कर्व यूल शेप थोड़ी सी जिस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है, ताकि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस ऑफ बॉडी, यानी कि अगली टांगों और पिछली टांगों के दरमियान बॉडी का वेट अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है वो उसकी चारों टांगों के दरमियान में रहे। इसके अलावा स्पोर्टिव प्रोसेसेस मीन्स आगे को बढ़े हुए हिस्से, इनको ज़ाइगोपोफाइसिस कहा जाता है। हर वर्टिब्री यानी कि हर रीढ़ की हड्डी के मोरे के साथ होते हैं, जो इसको ट्विस्टिंग से यानी कि बिल्कुल 360 घूम जाने से रोकते हैं। तो फिशेस के बरक्स एम्फीबियंस की गर्दन होती है, इसलिए एम्फीबियंस अपने सर को इधर उधर मोड़ सकते हैं। मेंढक वगैरह नहीं मोड़ सकते, सैलमेंडर्स वगैरह मोड़ सकते हैं। तो इनका जो पहला रीढ़ की हड्डी का मोरा होता है उसको सर्विकल वर्टिब्रा कहा जाता है। ये इसकी स्कल की बैक साइड के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से इसका सर ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अच्छा, ये वो डायग्राम है जिस डायग्राम की बात हो रही थी, और इसमें एक सैलमेंडर और एक फ्रॉग के स्केलेटन को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट, ये पिक्चर थोड़ी बड़ी करके आएगी, हम वहाँ पे चलते हैं और इसको वहाँ से देख लेते हैं। हाँ, ये पिक्चर आगे दोबारा इसका ज़िक्र होता है, तो यहाँ पे ये अलग-अलग भी थे। अच्छा, अब यहाँ पे इसके टोटल स्केलेटन को दिखाया गया है और इसके जो स्पेसिफ़िक रीजन्स हैं इनको लेबल किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सर्विकल रीजन है, यानी कि इसकी गर्दन वाला रीजन। उसके बाद इसके ट्रंक वाला रीजन, यानी कि मेन बॉडी है। उससे नीचे इसका सैक्रल रीजन और कॉर्डल रीजन, यानी कि इसकी जो टेल के अंदर वर्टिब्री हैं वो वाले। तो जहाँ पे लेबल करके लिखा हुआ है नीचे सर्विकल वर्टिब्रा, ये वो वाले वर्टिब्रा है जिसकी बात हो रही थी कि ये सर की बैक साइड पे अटैच होता है, जिसकी वजह से ये अपनी स्कल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बी वाली डायग्राम नीचे वाली है, ये इसका रीढ़ की हड्डी का साइड व्यू है। इसके अंदर ज़ाइगोफाइसिस दिखाए गए, यानी कि उभरे हुए हिस्से जो एक दूसरे के साथ आमने सामने आके इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इसकी जो रीढ़ की हड्डी है ये एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा ट्विस्ट नहीं हो सकती, वरना वो घूम जाएगी और टूट जाएगी। इसी में ही ये जो दूसरी वाली डायग्राम है ये फ्रॉग के स्केलेटन की है। इसमें आप देखें कि फ्रॉग की स्कल काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसके अंदर खाली हिस्से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो स्कल होती है इसके वेट को रिड्यूस किया जा सके। अब इसके अंदर चूँकि इसमें टेल वगैरह नहीं होती और ये अपनी गर्दन को भी मूव नहीं कर सकते, इसमें देखें कि एक तो इसके सैक्रल वर्टिब्रे दिखाए गए हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड हैं। दूसरा, इसकी जो टेल वाले रीजन के अंदर एंड पे वर्टिब्री हैं वो आपस में मिल के एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको यूरोस्टाइल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे एम्फीबियंस हैं जिस तरह से सैलमेंडर्स एंड न्यूट्स और सिसिलियंस वगैरह, उनके अंदर चूँकि वर्टिब्रल कॉलम पीछे टेल के एंड तक जाता है, उनमें ये अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा, तो लास्ट ट्रंक वर्टिब्रा, इसको सैक्रल वर्टिब्रा कहा जाता है।
इस वर्टिब्रा का काम ये होता है कि पेल्विक गिर्डल को वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ दे, जिससे इसकी लेग्स हैं उनको सपोर्ट मिलती है। तो निचली साइड पे, मतलब कि इसके वर्टिब्रल कॉलम की निचली साइड पे जो इसकी पेट वाली साइड बनती है, वहाँ पे एक फ्लैट प्लेट लाइक बोन होती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम मतलब सीने की जो हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहा जाता है। ये एंटीरियर वेंट्रल ट्रंक रीजन के अंदर पाई जाती है। एंटीरियर मीन बॉडी के अगले हिस्से में, वेंट्रल निचली साइड पे जो ट्रंक वाला रीजन है, यानी कि इसके चेस्ट रीजन के अंदर ये पाई जाती है। और इसका काम ये होता है कि चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि इसका दिल, इसके लंग्स वगैरह, इनको प्रोटेक्ट करना और इसके फोर लिम्स यानी कि अगली टांगों को सपोर्ट करना। तो ये जो स्टर्नम वाला ऑर्गन है, ये एन्यूरन्स यानी कि फ्रॉग्स वगैरह के अंदर या तो साइज़ के अंदर बहुत रिड्यूस्ड हो चुका होता है या फिर सिरे से ही ख़त्म हो गया होता है, यानी कि उनके अंदर ये नहीं पाया जाता। अगला इसका पार्ट है पेंडिक्यूलर स्केलेटन। तो वर्टिब्रेट अपेंडेजेस के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं, ये इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से बनी और कैसे बनी, इसके बारे में एग्जैक्टली तो कुछ नहीं पता। रीज़न ये है कि इससे जो पिछला ग्रुप था, यानी कि फ़िशेस का ग्रुप, फ़िशेस के अंदर हाथ पाँव नहीं होते, एम्फीबियंस के अंदर होते हैं और उनके अंदर बाकायदा बोन्स होती हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर इसकी ओरिजिन को ढूंढा जाए तो उसमें ज़्यादा कोई एविडेंस तो नहीं मिलता, लेकिन जो एंशियंट सार्कोपेटर्जियन फ़िशेस, उनके फिन्स के अंदर पाई जाने वाली बोन्स और मॉडर्न एम्फीबियंस के हाथ पाँव में पाई जाने वाली जो बोन्स हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर होमोलॉजी पाई जाती है। मतलब ये होमोलोगस ऑर्गन है और होमोलोगस ऑर्गन एक ही चीज़ को शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, यानी कि इनके जो एंसेस्टर थे ये एक ही तरह के थे, यानी कि सिमिलर एंसेस्टर से बनने वाले दो ग्रुप हैं जो टाइम के साथ साथ आगे जाके दोनों अलग-अलग हो गए। अब इसमें जो ए वाली डायग्राम है, ये एक फ़िश का फिन है जो रिप्टिस्टियन ग्रुप से है, और जो बी वाली डायग्राम है ये एक एम्फीबियन का बाजू है। इसके अंदर आप देखें कि फ़िश के अंदर बाजू की हड्डी, ये टांग की हड्डियाँ, फीमर, फिब्यूला, टिबिला और फिब्यूलरी, और यही सेम हड्डियाँ एम्फीबियंस के अंदर भी पाई जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आगे ये आया कि एम्फीबियंस के अंदर आगे उंगलियों की हड्डियाँ, यानी कि उंगलियों को डिजिट्स कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स के अंदर, तो इनमें जो डिजिट्स की बोन्स हैं वो बनी। तो हाथ और पाँव के डिजिट्स की बोन्स के लिए अलग-अलग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसमें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होते हैं, हाथ में होते हैं, और टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स ये पाँव में होते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम अरेंजमेंट ऑफ बोन्स है, सिर्फ इनके साइज़ में फ़र्क आया और थोड़ा सा डिजिट्स की बोन का एडिशन हुआ। तो ये इस चीज़ को शो करता है कि इन दोनों ग्रुप्स का जो एंसेस्टर था वो रिमोट पास्ट के अंदर एक ही था। उसके बाद इसके थोड़े जॉइंट्स की बात करते हैं। तो जॉइंट्स उसके शोल्डर्स के अंदर, हिप्स के अंदर, एल्बोज़, नीज़, रिस्ट और एंकल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बड़ी हद तक फ्रीली मूव कर सकते हैं और सबस्ट्रेट यानी कि खुश्की वगैरह, ज़मीन, मिट्टी, पत्थर, कीचड़ जहाँ पे भी ये रह रहे हैं उसके साथ ये बेहतर तरीके के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से चल फिर भी सकते हैं। तो एम्फीबियंस के जो पेल्विक गिर्डल है इसमें 3 मेन बोन्स पाई जाती हैं, जिनको इलियम, इसियम और प्यूबिस कहा जाता है। इनके नाम याद रखिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट MCQ है। तो ये पेल्विक अपेंडेजेस यानी कि टांगों को वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी के साथ जोड़ती हैं। तो ये बोन्स सभी टेट्रापॉड्स के अंदर पाई जाती हैं सवाए फिशेस के। टेट्रापॉड के अंदर हम भी आते हैं, हमारे भी 4 लिम्स होते हैं, यानी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स,
बर्ड्स और मैमल्स, ये 4 ग्रुप हैं जिनके अंदर ये 3 बोन्स पाई जाती हैं, जिनका काम रीढ़ की हड्डी को टांगों के साथ कनेक्ट करना है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि ये किसी भी एनिमल को खुश्की के ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट चलने में और अपनी बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इसका रिमेनिंग पार्ट हम इंशाल्लाह कल को कर लेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी बड़ा है। अगर इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।